तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। साथियों, यदि कोई भाई बहन यदि सीटेट एग्जाम दे रहा हो, केबीएस, हरियाणा टेट, यूपी टेट, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते चलना है और साथ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर को आप कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो मोस्टली सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है और इसमें हमने भर भर के आज पेडागोजी से संबंधित प्रश्न को लिया है। व्याकरण के एक भी हमने प्रश्न नहीं लिया है। तो बिल्कुल देखिए, जो क्योंकि पेडागोजी है वो आपके एग्जाम में 50% तक इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान लगाकर देखना है, एक एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलिएगा और साथ में कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो कह रहा है कि देखिए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन यहां पर पहला कह रहा है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। और ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहां पर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जा सकता है। तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो यहां पर देखिए, कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। तो देखिए, यहां पर नहीं को याद रखिएगा। बिल्कुल देखिए, कई बच्चे होते हैं जो नहीं को याद नहीं रखते हैं और प्रश्न को गलत कर आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहां पर देखिए, ऑप्शन पहला यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो देखिए, भाषा अर्जन होता क्या है। तो देखिए, यहां पर पहले हमारा ऑप्शन ए के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। अब समझते हैं हम कि भाषा अर्जन होता क्या है। तो देखिए, चामस्की को याद कीजिएगा। चामस्की के द्वारा क्या कहा गया है। चामस्की के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चा होता है उसमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा जन्म से ही वो क्या हो, उसमें ये क्षमता होती है कि वो भाषा सीख सकता है। तो भाषा अर्जन में नियम नहीं सिखाए जाते। मान लीजिए कोई भी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर परिवार में होगा या फिर समाज में आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्कूल कभी नहीं गए हैं, कभी जिनके द्वारा स्कूल का मुंह तक नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी वो बोलना तो जानते हैं ना। तो देखिए, जो भाषा अर्जन है वो क्या है, जन्मजात होती है। चाहे कोई स्कूल जाए, उसको भाषा के नियम सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज में रहेगा। देखिए, वाइगोत्स्की को याद कीजिएगा। कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो किसके द्वारा सीखता है, समाज के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से। तो भाषा अर्जन क्या है, जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो कैसी होती है, बच्चों में जन्मजात होती है। तो इसके लिए कोई नियम नहीं सीखे जाते हैं। तो यहां पर देखिए, कह रहा है कि कौन सा कथन उचित नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। और जो दूसरा प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि देखिए, लड़के होकर रोते हो। तो यह कथन बताना है आपको कि किस प्रकार का है। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए, कह रहा है कि ऑप्शन यहां पर पहला कह रहा है कि भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा कह रहा है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। चौथा कह रहा है कि भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो पहले यहां पर जो कथन दिया गया है उसको यदि आप समझ गए तो फिर इस प्रश्न का आंसर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दे सकेंगे। देखिए, कह रहा है कि लड़के होकर रोते हो। पहले समझिएगा क्या कह रहा है कथन। तो देखिए, यहां पर जो कथन दिया गया है वही बता रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है एक प्रकार का। देखिए, आपने कई कथन आपने समाज में सुने होंगे, आपके आस पड़ोस में कई बच्चे बोलते होंगे, जो आपके मित्र वगैरह होंगे वो भी बोलते होंगे। कह रहा है कि यार, लड़कियों का दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। बोलते हैं इस प्रकार का, बोलते हैं कि भाई जो लड़कियां होती हैं वो गणित में कमजोर होती हैं। जो लड़के होते हैं वो घरेलू काम नहीं कर सकते हैं। जो लड़के होते हैं वो क्या, घरेलू काम नहीं कर सकते हैं, वो बर्तन वगैरह नहीं साफ कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रकार की किसी लिंग विशेष के प्रति एक प्रकार की अवधारणा बना लेना दिमाग में।
क्या कहलाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। तो देखिए जो यहां पर कथन दिया गया है वो किसका दिया गया है? लैंगिक पूर्वाग्रह का। कह रहा है कि लड़के होकर रोते हो, तो क्या भाई लड़का ही रोता है, लड़कियां नहीं रोती हैं? क्या लड़कियां ही गणित में कमजोर होती हैं, लड़के नहीं होते हैं क्या कमजोर? तो देखिए किसी लिंग के प्रति एक प्रकार की अवधारणा बना लेना, ठीक है, दिमाग में, तो क्या कहलाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। तो अब आप देखिए समझ गए होंगे कि ये किसका उदाहरण है। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए कह रहा है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि विज्ञान विषय को क्या है? गहराई से समझने के लिए। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। और जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना। और जो चौथा दिया गया है कि विज्ञान की भाषा को समझाना। तो देखिए जो हिंदी में है, कह रहा है कि हिंदी में विज्ञान के यदि कोई पाठ दिया गया है तो उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझाना। तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। और देखिए कोई भाई बहन यदि चैनल पर नया हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करते रहे, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि देखिए सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? तो देखिए जो वाचन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सस्वर वाचन होता है और एक होता है मौन वाचन। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि शुद्धता एवं स्पष्टता के आधार पर, या फिर स्थानीय बोलियों पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए, भाव अनुकूल वाचन पर, या फिर विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग पर। तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। पहले यहां पर जब तक आप कमेंट कीजिएगा तब तक मैं आपको सस्वर और मौन वाचन समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए जो सस्वर वाचन होता है, तो देखिए बोलकर लिखित एक तरीके से इस प्रकार से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई कॉपी है, किताब रखी हुई है सामने, और उसको आप बोलकर पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपके सामने है और मैं इस प्रश्न को आपके सामने बोलकर पढ़ रहा हूं। कैसे मैं बोल रहा हूं? देखिए प्रश्न को मैं पढ़ता हूं, कह रहा है कि सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? तो जब किसी लिखित विषय वस्तु को हम क्या करते हैं? बोलकर पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सस्वर वाचन बोलते हैं। और जब मन ही मन पढ़ लेते हैं, मान लीजिए इसी प्रश्न को मैं मन ही मन पढ़ लेता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? मौन वाचन बोलेंगे। तो देखिए आप सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर समझ गए होंगे। तो देखिए जब हम बोलकर पढ़ते हैं किसी लिखे हुए चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं? सस्वर पठन या सस्वर वाचन। और जब मौन तरीके से हम अंतर मन में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मौन वाचन। चलिए तो यहां पर देखिए किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि स्थानीय बोलियों का प्रभाव, तो ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल VIMP लगा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कि परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए बच्चों को। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, सही आंसर बताइएगा। देखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा होती क्या है, पहले इसको समझिएगा। मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं और आप कहां पर पढ़ा रहे हैं, कोई आप देखिए आप अध्यापक हैं और आपकी ड्यूटी कहां पर लगी हुई है? दिल्ली के किसी स्कूल में लगी हुई है। तो वहां पर देखिए कोई बच्चा तमिलनाडु का होगा, कोई बच्चा महाराष्ट्र का होगा दिल्ली में, ठीक है, जो आपके स्कूल में पढ़ने आता होगा। कोई बच्चा मान लीजिए बिहार से है, कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है, कोई बच्चा हरियाणा से है, कोई बच्चा राजस्थान का है। तो देखिए विभिन्न क्षेत्रों के जो बच्चे आपकी कक्षा में हैं,
जिनकी देखिए संस्कृति अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं, रवैया उनका अलग अलग है। तो इस प्रकार की कक्षा को क्या बोलेंगे? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा बोलते हैं। जब देखिए आपकी कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले यदि बच्चे आते हैं, मान लीजिए कोई किसी प्रदेश से आया है, कोई किसी प्रदेश से, जिसकी भाषा अलग है, बोलचाल अलग है, ठीक है, रहने का रवैया अलग है, पहनने के कपड़े अलग हैं, तो इस प्रकार की कक्षा को क्या बोलेंगे? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा बोलेंगे। तो कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए, कमेंट कीजिएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन पहला यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए। क्यों किए जाने चाहिए ये भी समझिएगा। जब देखिए बच्चे एक से दूसरे बच्चे से उनको ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने के अवसर मिलेंगे तो इनमें भाषा का विकास और ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। मान लीजिए कोई बच्चा बिहारी भोजपुरी बोलता है और कोई बच्चे को हिंदी आती है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं, तो देखिए जिसको बिहारी आती है वो हिंदी भी उसको कुछ आने लगेगी, और जो जिसको हिंदी नहीं, जिसको मतलब भोजपुरी आती है, हिंदी नहीं आती, तो उसको भी हिंदी आने लगेगी। तो जितने से ज्यादा बातचीत के अवसर मिलेंगे तो उसमें क्या है, भाषा का विकास होगा, बच्चों में भाषा का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन पहले के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा कि परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुत लेख, जो सुनकर लिखा हुआ लेख होता है उसको बोलते हैं श्रुत लेख, सुलेख, या फिर भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछना। तो देखिए कह रहा है कि भाषा की आकलन करना है एक गुरुजी को, तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, कौन सा तत्व यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर पहला सही आंसर हो जाएगा कि विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। देखिए विविध अर्थ वाले प्रश्न होते क्या है पहले समझिएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो देखिए चिंतन को बढ़ावा देते हो, विचार प्रक्रिया को प्रकट करते हो, विचारों को प्रकट करते हो, ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं? विविध अर्थ वाले प्रश्न। देखिए विविध अर्थ वाले प्रश्न को क्या बोला जाता है? मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न भी बोला जाता है, जो सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं, जिसमें बच्चा कुछ नया सोच सकता हो। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या कहलाते हैं? विविध अर्थ वाले प्रश्न। तो देखिए जो प्रश्न विविध अर्थ वाले प्रश्न हैं ये क्या है? भाषा आकलन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन पहले के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए देखिए यदि नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से समझिएगा, उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा दिल्ली। तो ये किस प्रकार का, ये आपके कोई चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। भाई ये तो आपको यदि पता है तो आप बता देंगे, नहीं मालूम है तो नहीं बताएंगे। लेकिन देखिए कह रहा है कि भाषा आकलन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है। तो देखिए जो विविध अर्थ वाले प्रश्न हैं, अब मैं कह रहा हूं इसके लिए उदाहरण समझिएगा। जो विविध अर्थ वाले प्रश्न हैं वो होंगे क्या? मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दिल्ली किस रास्ते से होकर जा सकते हैं, किन किन रास्तों से होकर जा सकते हैं, तो आपके पास में देखिए आप चिंतन करेंगे, चिंतन को बढ़ावा देगा ये प्रश्न। आप सोचेंगे कि कहां कहां से जा सकते हैं। मान लीजिए आप कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं पर है, ठीक है, झांसी में है मान लीजिएगा। तो झांसी से आपको मैं कह रहा हूं कि आपको दिल्ली जाना है, तो कहां कहां से होकर जा सकते हैं, कौन कौन से रास्ते से होकर जा सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न क्या करेंगे? चिंतन को बढ़ावा देंगे। तो यही प्रश्न सबसे ज्यादा भाषा का आकलन सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पठन और वाचन संबंधी त्रुटि नहीं है? तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि अशुद्ध उच्चारण, वाचन में सम्यक गति, अटक अटक कर पढ़ना, या फिर भाव अनुकूल आरोह और अवरोह का अभाव। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि वाचन में सम्यक गति क्या है, कोई पढ़ने में और वाचन में त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो अशुद्ध उच्चारण है वो क्या है, एक प्रकार की त्रुटि है। बच्चे अटक अटक कर हकलाकर पढ़ना, यह भी क्या है, एक त्रुटि है। मान लीजिए कोई बच्चा कविता पढ़ रहा है और वो क्या है, उचित, मान लीजिए कहानी पढ़ रहा है, उचित आरोह उतार चढ़ाव के साथ में नहीं पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, एक त्रुटि है।
चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन दूसरा है कि पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि श्रुत सामग्री, देखिए श्रुत सामग्री होती क्या है, सुनकर, ठीक है, सुनकर श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा श्रवण कौशल, देखिए इस प्रकार का कौशल, मान लीजिए देखिए जो कौशल है, पहले तो आप समझिएगा 4 कौशल होते हैं। पहला जो कौशल है वो जो पहला कौशल है वो है श्रवण कौशल, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और जो चौथा है वो है लिखना। तो देखिए जो कौशल है, भाषाई कौशल है, वो कितने हैं, 4 कौशल हैं, जिसमें से पहला श्रवण कौशल है, जिसको देखिए ग्रहणात्मक कौशल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि कौन से श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन को सारांश को समझना। तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर दूसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। कह रहा है कि देखिए ना पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन को क्या करना, सारांश को समझना, तो वो आपका श्रवण कौशल नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब वक्ता के कथन आप आर्थिक को नहीं समझ रहे हैं कि क्या समझाया जा रहा है, तो ये श्रवण कौशल का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों कोई भी भाई बहन यदि आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो सभी चीजें, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या फिर कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो देखिए कहानी में क्या होना सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझना है, तो ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा कि कहानी में कथानक का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे यदि पूछता है प्रश्न कि देखिए पहले इसको समझिएगा कथानक होता क्या है। तो देखिए जो कहानी है उसका एक प्रकार से संक्षिप्त रूप, बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा, जो कहानी है उसका क्या है, संक्षिप्त रूप क्या कहलाएगा, कथानक कहलाता है। सीधा सीधा समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। मैंने क्या बताया है कि जो कहानी, मान लीजिए कोई कहानी है और वो एक, मान लीजिए कोई जयशंकर प्रसाद की कहानी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई जो पुरस्कार कहानी है उनकी, वो मान लीजिए 15 से 20 पेजों की कहानी है, और जो कथानक होगा वो कितने, वही 15 से 20 लाइनों में कवर हो जाएगा। तो जो कहानी है उसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, कथानक होता है। तो ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि जो कहानी है उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, कहानी में कथानक का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल देखिए पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला कह रहा है कि अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को विकसित करने पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि व्याकरण सम्मत भाषा लिखने को मिलती है, या फिर किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो यहां पर देखिए मैंने अभी जो इसके पहले का प्रश्न था वही बताया है। देखिए यहां पर स्वरूप थोड़ा सा चेंज है प्रश्न का, लेकिन जो देखिए आंसर है वो सेम है, क्योंकि देखिए बदल कर आपसे यहां पर क्वेश्चन बदल सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए आंसर यहां पर ऑप्शन यहां पर चौथा सही आंसर हो जाएगा कि भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ को विकसित करना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन पहला कह रहा है कि व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, या फिर अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो देखिए ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा कि अर्थपूर्ण वाक्यों। देखिए यदि आप लेखन क्षमता, मान लीजिए कोई बच्चा लिख रहा है और उसका आपको आकलन करना है, तो जो लिख रहा है मान लीजिए उसके द्वारा कोई वाक्य लिखा गया है, बोला कि राम जाति है, तो इसका कोई अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है। तो देखिए क्या है कि अर्थपूर्ण होना चाहिए वाक्य, और उसका क्या है जिस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है वो संदर्भ में समझ में भी आना चाहिए। तो क्या है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संबंधों को संदर्भों को देखना होगा। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि पाठ कठिन और अस्पष्ट है। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है। तो आपको बताना है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। देखिए जो आपका जो भारतीय समाज है क्या है, एक प्रकार का बहुभाषीय समाज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले प्रश्न में कि देखिए जो हमारा समाज है इसमें क्या है, देखिए बहुत विविधता है। आपको देखिए हर 2 मील पर भाषा का परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, भाषा चेंज होती मिल जाएगी। तो पाठ क्या है, बहुभाषी है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां हैं हमारे देश में। तो उसी के स्वरूप की क्या है, एक सहज प्रस्तुति है। तो देखिए जो अन्य भाषाओं के शब्द मिल रहे हैं वो किसके कारण मिल रहे हैं, बहुत सारी भाषाओं के होने के कारण। तो यहां पर ऑप्शन पहला यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। ऑप्शन पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा के रिकॉर्ड। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड। और ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमताओं और सामाजिक समायोजनों की प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड। तो देखिए संचित अभिलेख क्या होते हैं, विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमताओं और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड संचित अभिलेख कहलाता है। तो ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं तो क्या करता है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि भाषा के नियम नहीं बना सकते। तीसरा कह रहा है कि अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखिए वाइगोत्स्की को याद कीजिएगा, कहते हैं कि देखिए जो भाषा का विकास है बच्चों में किसके द्वारा, समाज के माध्यम से होता है। बच्चा समाज के माध्यम से भाषा को सीखता है। तो देखिए कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास बोली जाने भाषा को सुनकर स्वयं में क्या करते हैं, अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। ऑप्शन यहां पर पहला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा पद्धति पर, या फिर बच्चों का स्तर और आयु और प्रकरण पर, या फिर समय अवधि पर, या फिर लक्ष्य भाषा पर। तो देखिए जो आप कक्षा में मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और किसी मान लीजिए शिक्षण विधि आप अपना रहे हैं, कोई सी भी एक शिक्षण विधि अपना रहे हैं, तो कह रहा है कि शिक्षण विधियों जो अपना रहे हैं भाषा शिक्षण के लिए, तो कह रहा है कि किस पर मुख्यतः निर्भर करनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण पर। अब देखिए जो विधियां आप अपना रहे हैं तो किस पर निर्भर करेगी। मान लीजिए कि जो बच्चा है उसको आप कोई इस प्रकार की विधि से समझा रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कक्षा 5 का बच्चा है और आप उसको इस प्रकार के समझा रहे हैं, आप व्याख्यान विधि से उसको समझा रहे हैं,
बहुत व्याख्या दे रहे हैं, उस बारे में बता रहे हैं, तो कोई भैया समझ पाएगा वो नहीं। अरे जो बच्चा होगा उसको, कक्षा 5 का बच्चा किस विधि से समझेगा? खेल विधि के माध्यम से समझेगा। तो जो आपको समझना होगा कि बच्चा किस स्तर का है, उसकी आयु क्या है, उसके समझ के आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तभी आप क्या है, एक सही शिक्षण विधि का चुनाव करते हुए आप उसको समझा पाएंगे। जब तक आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्या है, सही विधि का चयन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के स्तर को ध्यान में रखना होगा, उसकी आयु को ध्यान में रखना होगा, और जो आप विषय पढ़ा रहे हो उसको भी याद में रखना होगा। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस प्रकार के प्रश्न सहायक नहीं होंगे। ऑप्शन यहां पर पहला कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, या फिर सारांश प्रस्तुत करना। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा सही आंसर। तो देखिए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन करने के लिए कौन से प्रश्न कारगर होंगे, सही साबित होंगे। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। अब देखिए, आप पहले सोचिएगा, क्या बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन कर सकते हैं? अरे भाई, एक शब्द का उत्तर होता है, उसमें किस प्रकार से आप आकलन कर सकेंगे। लेकिन देखिए, जो निबंधात्मक प्रश्न है वो बहुत लेंदी होता है, और जब आप तो भाषा की अभिव्यक्ति के आकलन करने के लिए जब निबंधात्मक बच्चे के द्वारा निबंधात्मक प्रश्न लिखवाएंगे तो वो क्या है, सही तरीके से आप उसके भाषा का आकलन कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।